Assalamu alaikum. Sorry for starting late, and we were doing work, energy and power, और हमने पिछली क्लास में कुछ रूल्स वगैरह लिखे थे। आप इसमें जो टॉपिक हम कर रहे हैं शुरू, बेसिकली मैंने टॉपिक शुरू किया हुआ है, हमने ये वाला टॉपिक शुरू किया हुआ है, एग्जांपल्स ऑफ एनर्जी कन्वर्जन्स। तो आप लोग साइड हेडिंग डाल दो एग्जांपल्स, साइड हेडिंग डाल दो एग्जांपल्स। एग्जाम्पल्स हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहली हेडिंग डालो फ्री फॉल। सबसे पहली हेडिंग जो है वो पुट करो। सबसे पहली हेडिंग है फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा था काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में कि फ्री फॉल का मतलब होता है समथिंग इज फॉलिंग विदाउट एयर रेजिस्टेंस। When something is falling without air resistance, then loss in gravitational potential is equal to gain in kinetic energy. फ्री फॉल का मतलब होता है समथिंग इज फॉलिंग विदाउट एयर रेजिस्टेंस। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करो। ठीक है, ये हो गया। हम अगर इस डेरिवेशन को आगे चलाएं ना, तो दोनों तरफ से मास कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ से m कैंसिल हो जाएगा, और एक फॉर्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू √2gh। फॉर्मूला क्या बताता है? ये फॉर्मूला बताता है कि अगर कोई चीज फ्री फॉल गिर रही हो, तो जब वो जमीन को हिट करेगी तो किस वेलोसिटी से हिट करेगी। तो ये वाली लिंक कॉपी करिएगा, छोटी सी डेरिवेशन है।
जब आप लोग कॉपी कर लें तो मुझे चैट पे अपडेट कर दें वंस यू हैव कॉपीड इट। जब आप कॉपी कर लें तो मुझे चैट पे अपडेट करें। ठीक है, गुड, थैंक यू। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है कि बड़ा मशहूर कॉन्सेप्ट है कि अ फेदर एंड अ स्टोन विल फॉल टुगेदर। एक फेदर हो या एक स्टोन हो, वो एक साथ गिरते हैं। अ फेदर एंड अ स्टोन will fall together, there is no air resistance, so they will drop together. चलो नंबर 2 डालो, fall with air resistance. Now something is falling through air. ठीक है, अब समथिंग इज फॉलिंग थ्रू एयर, जो चीज इसको नीचे लेकर जा रही है, जब कोई चीज हवा में गिरती है तो जो चीज इसको नीचे लेकर जा रही है वो इसका वेट है। ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट लग रहा है, ऊपर की तरफ एयर रेजिस्टेंस है। ये इनकी मोशन को ना अपोज करती है। जैसे तुम कोई चीज देखो, जैसे कोई छोटा सा फेदर हो, वो नीचे आ रहा हो तो हवा को नीचे आने से रोकती है। ये नीचे आएगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक में, और यू हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट रेजिस्टेंस। तो ये जो डायग्राम है, आपको इसको कॉपी करना है। ये वाली डायग्राम साथ ही कॉपी होगी।
ड्रॉप हो गई थी, तो अगर आप लोगों ने ये स्क्रीन कॉपी कर ली हो तो मुझे बता दीजिएगा, बीच में लाइन ड्रॉप हो गई थी। जब ये नीचे की तरफ आएगा तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो कन्वर्ट होगी काइनेटिक में, और उसी का एक पोर्शन वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस बनेगा। इसको कहते हैं ब्लॉक डायग्राम। तो ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक प्लस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस, ये होगा। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट नीचे आता जाएगा, और जब ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा, फ्री फॉल में तो सीधा नीचे आ जाता है, लेकिन जब एयर रेजिस्टेंस होती है तो एयर रेजिस्टेंस इसकी मोशन को रोकती है। इसको कहते हैं ड्रैग। ड्रैग की वजह से ये नीचे आते वक्त स्लो होता जाता है। एयर रेजिस्टेंस मोशन को अपोज करती है। जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी बढ़ती है वैसे वैसे जो विस्कस ड्रैग है वो भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते हैं वेलोसिटी बढ़ती जाती है। अच्छा, अब एक पॉइंट आता है, ये मैंने काइनेमेटिक्स में समझाया था कि एयर रेजिस्टेंस वेट को इक्वल कर देती है। वहां पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाती है। जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाती है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है, वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको फिजिक्स में कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, है जहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी वेलोसिटी कनेक्ट हो जाता है, कांस्टेंट हो जाती है, फिर वो ऑब्जेक्ट फर्दर जो है वो वेलोसिटी गेन नहीं करता, वेलोसिटी लॉक हो जाती है। ये हम स्केच बनाते थे। तो जब आप टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच जाएंगे तो फिर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी। व्हेन वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स कांस्टेंट, और उसका जो चेंज है वो जीरो हो जाएगा। जो आपने कॉपी किया था उसके बाद ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी।
देखो, एक्सेलरेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा अंटिल एक्सेलरेशन विल बिकम जीरो। ये कॉन्सेप्ट होगा जब आप टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच जाओगे। अब इसमें देखो, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अब सारी एग्जांपल्स हम कुछ एग्जांपल्स ओरल देख सकते हैं, कुछ पेपर में प्रॉपर आती हैं। सोलर सेल आजकल बहुत फेमस है। और जैसे अब तुम इसको गौर से देखोगे, सोलर एनर्जी, जब हमने इलेक्ट्रो न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर किया था ना, तो हमने डिस्कस किया था कि सोलर एनर्जी आती कहां से। उसमें होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जिसमें दो न्यूक्लियाई जुड़कर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं और उसमें एनर्जी रिलीज होती है। ये सोलर सेल होते हैं और इनका आउटपुट इकोनॉमिकल होता है, पावर बहुत कम मिलती है। इसी तरह सोलर पैनल होते हैं, ये छत पे लगे होते हैं, इसमें पाइप्स होते हैं मेटल के, और इसके थ्रू हम पानी को गर्म करते हैं। सोलर पैनल में हम सन से आने वाली हीट को वाटर को गर्म करने में यूज करते हैं। ये भी एक तरह से फ्री की एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक फ्लूइड में डालते हैं, जैसे हम अगर स्विमिंग पूल में जाएं या किसी चीज को पानी में डाल दें, अगर हम किसी चीज को पानी में डाल दें तो पानी उस पर ड्रैग फोर्स लगाता है और पानी उसको रोकने के लिए कोशिश करता है। तो फिर क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो स्लो हो जाता है। हमें सीखना क्या है कि जो एनर्जी चेंजेस होती हैं वो क्या होती हैं। अगर ये पानी में नीचे जा रहा है तो लॉस इन ग्रेविटेशनल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक प्लस वर्क डन अगेंस्ट ड्रैग फोर्स। देखो जैसे ये नजर आ रहा है। अब हेडिंग डालो, अ कार गोइंग अप अ स्लोप, ये वाली हेडिंग डालो। जब एक गाड़ी, जैसे माउंटेन्स होते हैं ना, तो गाड़ी ऊपर जा रही है। अब अगर गाड़ी ऊपर जा रही है तो गाड़ी की ड्राइविंग फोर्स ऊपर की तरफ है, फ्रिक्शन नीचे की तरफ होगी। देयर इज अ नॉर्मल रिएक्शन। जब हम कल एक पिछली क्लास में एक एमसीक्यू कर रहे थे तो उसमें भी ये कॉन्सेप्ट आया था, गाड़ी का वेट नीचे की तरफ होगा। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी।
ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। अब कुछ जनरल रूल याद कर लो कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करती है। अगर सरफेस स्मूथ हो तो फ्रिक्शन जीरो होगी, सरफेस पे फ्रिक्शन होगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाती है। अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ती है, नीचे आते वक्त पोटेंशियल डिक्रीज होती है। जब वेलोसिटी बढ़ती है तो एयर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करती है। ये बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जिनको आप जनरल रूल कह सकते हो। इनको अच्छे से मेमोराइज कर लो। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, जब कॉपी आप करो तो मुझे अपडेट कर देना वंस यू हैव कॉपीड इट। जब ये कॉपी कर लें तो मुझे बताइएगा। ठीक है, तो अब ये ऑब्जेक्ट इस तरह ऊपर की तरफ जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो देयर इज अ गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड देयर इज सम वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस। जब हम इक्वेशंस बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है। वो जो रूल्स मैंने आपको लिखवाए हैं उन्हीं को यूज किया जाता है। चलो, अब ये वाली हेडिंग डालो।
अब देखो क्या होता है, ये जो कोल पावर प्लांट होते हैं ना, इसमें कोयला बर्न करते हैं। जब ये कोल बर्न करते हैं तो उससे हीट बनती है। जब हीट आप बॉयलर में लेकर जाते हैं और बॉयलर में स्टीम बनती है, जो आजकल गीजर चल रहे होते हैं, देखो उसमें स्टीम बनती है। जो स्टीम बनती है वो टरबाइन चलाती है। टरबाइन से हम जनरेटर चलाते हैं और उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी बनती है। नीचे एनर्जी चेंजेस है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी। फिर एलवी, एलवी का मतलब है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, उससे स्टीम की काइनेटिक एनर्जी आती है। फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन होती है। फिर वी गेट मैकेनिकल एनर्जी फॉर जनरेटर, और उससे डबल ई का मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा, आई एम जस्ट कमिंग। ये वाली स्क्रीन कॉपी करो, मुझे अपडेट कर दीजिएगा।
कोल पावर प्लांट्स होते हैं, इसमें बहुत सारे एनर्जी लॉसेज होते हैं, एनर्जी निकलती हवा में चली जाती है, हीट बन जाती है। इस प्लांट से पोल्यूशन भी होता है, बहुत सारा जो मिट्टी, बहुत सारा जो है वो बनता है, ऐश बनता है। तो ये प्लांट बहुत डर्टी होते हैं, इनसे बहुत सारा पोल्यूशन निकलता है और उसको फिर साफ करना पड़ता है, लेकिन इससे बहरहाल इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ये उसकी एक पॉसिबल एप्लीकेशन है। देखो ये आपको प्लांट नजर आ रहे हैं, ये कहलाते हैं कोल प्लांट। इनका एनवायरमेंट पे बुरा असर पड़ता है, दे आर नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली, दे कॉज बिग डैमेज टू द एनवायरमेंट। अब इनके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उसमें ये याद रखें कि कोल इज अ नॉन रिन्यूएबल, जल गया तो खत्म हो गया, एनवायरमेंट को नुकसान होता है। कोल हर जगह अवेलेबल किया जा सकता है, यानी कोल को लाया जा सकता है, कोल ट्रांसपोर्ट हो जाता है। चलो अब ये डालो, नंबर 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इसमें क्या होता है कि वाटरफॉल आगे टरबाइन, टरबाइंस के आगे जनरेटर लगता है, फिर उसके आगे से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। जो वाटर में पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी बनती है, फिर काइनेटिक एनर्जी टरबाइंस में आती है, फिर मैकेनिकल एनर्जी फॉर जनरेटर। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, वंस यू कॉपी प्लीज अपडेट मी।
देखो, एनर्जी लॉसेस जो होते हैं, ऑल वाटर डज नॉट कम इन कांटेक्ट विद द टरबाइन। कुछ वाटर जो होता है वो टरबाइन को टच किए बगैर निकल जाता है। साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी लॉस बहुत सारे होते हैं, लेकिन ओवरऑल ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं ये ओवरऑल क्लीन होते हैं, इनमें ज्यादा एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचता, दे आर ओवरऑल क्लीन। लेकिन इनका साइज बहुत बड़ा होता है, दे हैव अ ह्यूज साइज, और इससे पूरे पूरे सिटीज जितना इनका साइज होता है, और तब जाकर ये बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। बट इनका साइज बहुत है। इनमें जो आप एनर्जी इस्तेमाल करते हैं वो रिन्यूएबल होती है, सस्ती इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, लेकिन ये हर जगह बन नहीं सकते, इनके लिए खास लोकेशंस होनी चाहिए। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये मैंने आपको पढ़ाया था न्यूक्लियर जो फिजिक्स में ना, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है। जो न्यूक्लियर फिजन होता है, ये वाला रिएक्टर होता है न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन से हीट बनती है, हीट से टरबाइन चलाते हैं, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और फिर आप उससे इलेक्ट्रिसिटी से फिर आगे यूज करते हैं। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये हमने किया था न्यूक्लियर फिजिक्स में, इनकी सेफ्टी कंसर्न होते हैं, इनको चलाते वक्त बहुत सारे केयर करने पड़ते हैं। दे आर ओवरऑल वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एफिशिएंट, बट स्ट्रेटेजिकली इनका बहुत केयर करना पड़ता है। विंड टर्बाइन क्या होते हैं, जिनको विंड मिल्स कहते हैं, जिनमें ब्लेड्स होते हैं, जब हवा लगती है तो ये ब्लेड्स घूमते हैं, और इस तरह के बहुत सारे टरबाइन लगा दिए जाते हैं, और इनके घूमने से ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। ये कहलाते हैं विंड फॉर्म्स। विंड टरबाइंस के साथ हम हवा को लेकर आते हैं, और हवा जब इसमें नेचुरली पड़ती है तो ये घूमता है, और इससे फिर जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। समंदर में जो बड़ी बड़ी वेव्स बनती हैं उनमें भी टरबाइंस लगा सकते हैं आप, उससे भी आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। फिर समंदर में या रिवर्स में टाइड्स होती हैं, आप समंदर पे जाती हैं ना, उसमें टाइड्स आती हैं, ये जो टाइड्स होती हैं इनमें भी टरबाइन लगाते हैं, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। एक और एनर्जी का एक और सोर्स है जियोथर्मल रिसोर्सेस, ये मैंने लिस्ट बनवाई थी। जमीन के अंदर बाज जगह हीट मौजूद होती है, उसमें आप ठंडा पानी पंप करें तो यू कैन गेट हॉट वाटर फ्रॉम द स्टीम फ्रॉम द बॉटम ऑफ द अर्थ। जो केमिकल एनर्जी होती है बायोफ्यूल्स में, बायोफ्यूल्स का मतलब होता है जैसे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, हम उनको बर्न भी करते हैं, केमिकली भी कन्वर्ट करते हैं। ये फ्यूल जो है इनसे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, इनसे भी फ्यूल बन सकता है। अब दो लाइनें छोड़कर हेडिंग डालिएगा पावर। सबसे पहले पावर की डेफिनेशन देखो, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर इज द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। इनमें से कोई भी डेफिनेशन तुम लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट डेफिनेशंस। तो ये वाली स्क्रीन कॉपी करो।
अब देखो पावर का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम, पावर इज वर्क अपॉन टाइम। ऐसा यूनिट इसका है वॉट, वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकंड, और पावर नेचर में स्केलर क्वांटिटी है। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। अब मैंने आपको सिखाया कि फिजिक्स में कभी भी आपको यूनिट को डिफाइन करना हो तो उसके हर डिनोमिनेशन के साथ वन 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 लिख दो और फिर उसको जोड़ दो। इससे आप डेफिनेशन बना सकते हो। अब आप देखो कि अगर y एक्सिस पे पावर है और x एक्सिस पे टाइम है तो एरिया एनर्जी को शो करेगा, क्योंकि पावर इनटू टाइम एनर्जी है। ये वाली स्क्रीन कॉपी करो।
अगर वाई एक्सिस पर एनर्जी हो और एक्स एक्सिस पे टाइम हो तो ग्रेडियंट पावर होगा। पावर क्यों होगा? क्योंकि एनर्जी अपॉन टाइम पावर होता है। लाइन स्ट्रेट है, जब लाइन स्ट्रेट होती है तो ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है। ये भी कॉपी होगा। अब देखो, जो पावर ट्रांसमिशन होती है, जब किसी चीज में, जब किसी सिस्टम में पावर ट्रांसमिट होती है, तो जो पावर आप सिस्टम में भेजते हैं उसको कहते हैं पावर इनपुट। जो पावर बीच में कुछ वेस्ट हो जाती है हीट वगैरह में, उसको कहते हैं पावर लॉस। और जो पावर आपको अवेलेबल हो जाती है उसको कहते हैं पावर आउटपुट। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। अब जैसे एक पुली है, हम एक पुली लगाएं और उससे हम एक लोड को लिफ्ट कर रहे हो, तो हमें एक पुली नजर आ रही है, एक मोटर है। जब हम ये मोटर चलाएंगे तो जो पावर का इनपुट होगा वो वी आई होगा। इससे हम लोड उठाएंगे, ये लोड ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसकी जो पावर बनेगी वो होगी एम जी एच अपॉन टी। यहां पर कुछ एनर्जी लॉस होगा, कुछ एनर्जी हीट बन जाएगी, कुछ साउंड बन जाएगी। तो हर सिस्टम में पावर इस तरह तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। अब हेडिंग डालो एफिशिएंसी। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिख लो कि एफिशिएंसी इज द रेशो ऑफ पावर आउटपुट टू पावर इनपुट
फिर ये वाली स्क्रीन कॉपी करो, फॉर्मूलाज कॉपी करो। अगर आपको परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी हो तो फिर इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। एफिशिएंसी एक रेशो होती है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, बस ये बताती क्या है कि एनर्जी लॉस कितनी हो रही है। अब जैसे ये वाला एक क्वेश्चन है, अच्छा पहले तुम लिख लो कि एफिशिएंसी इज अ रेशो, लिखो एफिशिएंसी इज अ रेशो, so it has no unit, चलो अब ये वाला क्वेश्चन करके दो जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो और आंसर चैट पे मुझे बता दो। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, द एनर्जी इनपुट टू द जनरेटर इज 12 किलो जूल, व्हाट इज द यूजफुल एनर्जी आउटपुट। ये वाली स्क्रीन देखो, जल्दी से सॉल्व कर दो।
चलो आंसर कंपेयर कर लो जल्दी से, क्लास का टाइम खत्म हो गया। आंसर कंपेयर कर लो और ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो रहा है। इसका आंसर आ रहा है 7.8। सही है। चलो वी कीप इट अप टू हियर, और हम इसको इंशाल्लाह अब अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।